हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है ये, रियल डेप्थ ऑफ अपरेंट डेप्थ। इसके बारे में बताऊंगा मैं। रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है ये, तो इसको ध्यान से देखना और अंत तक देखना। सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना इस चैनल को, ठीक है। तो रियल डेप्थ से और अपरेंट डेप्थ, इससे स्टार्ट करते हैं हम। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके, और जो हमने लास्ट क्लास की थी उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई या एनसीईआरटी में आए हुए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड ले लिया, या फिर मैंने कुछ बीकर ले लिया। इस पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया नीचे, ठीक है, और इसमें मैंने वाटर डाल दिया। वाटर या कोई भी और मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, ग्लास भी, कुछ भी हो सकता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया कुछ भी है μ2, और बाहर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है। ये कुछ भी मटेरियल हो सकता है, ग्लास, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी हमें रियल डेप्थ देखो क्या होगी। रियल डेप्थ क्या होगी, जहाँ तक ये भरा हुआ है भाई, ये रियल डेप्थ होगी इसकी। ये इसकी रियल डेप्थ, इसको नाम दे दो कुछ भी A, और ये है हमारा O, ठीक है। ये है इसकी रियल डेप्थ होगी, जो कि इस वाटर लेवल की या फिर लिक्विड लेवल का जो डेप्थ है वही इसकी डेप्थ होगी, रियल डेप्थ, ठीक है। अब अपरेंट डेप्थ कैसे निकलेगी। देखो, कोई भी चीज़ हम देखें, थोड़ी सी भी साइड से देखोगे ना इसको, तो थोड़ी सी हमें रेज हुई उठी हुई दिखेगी। ये तो कितनी उठी हुई दिखेगी हमें ये देखना है। अब देखो, इसको हमें देखना है, ये इसको देखना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखना है। यहाँ पे हमने आंख लगा रखी है अपनी, ठीक है। तो देखेंगे कैसे देखेंगे, तो फिर ये देखो, इसके साथ मैंने अब ये नॉर्मल बना दिया। ये हो गया इंसिडेंट एंगल, है ना भाई। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो रे किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से अवे करो। देखो, ये हमारा नॉर्मल है, तो इससे अवे जाएगी, तो ये है नॉर्मल, सॉरी ये रे है, ये है नॉर्मल, ठीक है। तो एक्चुअली हम आंख से यहाँ से देखेंगे ना, तो रे हमें यहाँ पे दिखेगी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे दिख रहा है। कुछ भी इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी आई दे देते हो, इसको बी दे दो, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ से इसको देख रहे हैं। तो यहाँ से देखा तो इसकी जो अपरेंट डेप्थ है, मतलब ये एक्चुअली हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऊंचे आ गया ये, थोड़ा सा डायग्राम। अब अगर थोड़ी और दूर से देखेंगे तो ये अपरेंट डेप्थ और भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम जरा। देखो, रियल डेप्थ क्या है इसमें, AO। रियल डेप्थ क्या है, AO। अपरेंट डेप्थ क्या है, अपरेंट डेप्थ कितनी है भाई, AI, ठीक है। अब इन दोनों में हमें रिलेशन निकालनी है, तो रिलेशन देखो कैसे निकालेंगे। अब डेंसर टू रेयर मीडियम गया है, तो स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हो इसमें, या फिर रेयर टू डेंसर में भी लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ लगाओ। डेंसर टू रेयर, तो फाइनल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे गई है वो ऊपर लिखो, μ1/μ2, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, sin I डिवाइड बाई, अब रिफ्रैक्शन एंगल और बना दो उसमें, R मैंने रिफ्रैक्शन एंगल ले लिया। ये एंगल कितना होगा भाई, R होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, R ये होगा। अब ये एंगल I है, देखो ये और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये मैंने I एंगल बना दिया, ठीक है। sin I बाई sin R, ये मैंने लगा दिया स्नेल्स लॉ। अब देखो, हमें sin I और sin R निकालना है, तो sin I निकालो जरा। sin I कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ले लो BAO, राइट एंगल ट्राइंगल BAO। sin I क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और हाइपो क्या है, PO है। सिमिलरली sin R निकालो। sin R कहाँ से निकलेगा भाई, फ्रॉम ट्राइंगल BAI। क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर बाई, फिर से इसमें हाइपो, तो BA डिवाइडेड बाई BI। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा जो स्नेल्स लॉ है वो क्या बन गया, देखो sin I की जगह मैं पुट करूँगा AB/BO, और sin R की जगह मैं पुट करूँगा AB/BI।
एफ बी से एफ बी कैंसिल हो गया तो ये बन गया बी आई डिवाइड बाई बी ओ। ठीक है, अब देखो ये जो है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये जो बी पॉइंट है वो ए के बिल्कुल ही नज़दीक होना चाहिए। टू सी ऑब्जेक्ट पॉइंट बी मस्ट बी नियर टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बी आई जो होगा वो नियरली इक्वल हो गया ए आई के, एंड बी ओ जो है वो किसके है, नियरली इक्वल टू ए ओ के। तो यहाँ से स्नेल्स लॉ हमारा बन गया म्यू वन बाई म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू वन बाई म्यू टू इज इक्वल्स टू बी आई की जगह मैं लिखूंगा ए आई। ए आई क्या है हमारा, एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई बी ओ क्या है, सॉरी बी ओ की जगह लिखना है ए ओ। ए ओ क्या है हमारा, रियल डेप्थ है। तो ये एक रिलेशन आ गई एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ के अंदर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नोन हो दोनों मीडियम्स के तो ये आ गई रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करना है। अब हमें निकालनी है क्या है, इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा कि शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एपरेंट डेप्थ जो है और रियल डेप्थ है उनका डिफरेंस होगा ये शिफ्ट। भाई कितना शिफ्ट हो गया, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ था पहले लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो कितना शिफ्ट हो गया वो है। इसका मतलब मैं लिखूंगा नॉर्मल शिफ्ट जो है हमारा क्या है, रियल डेप्थ माइनस में एपरेंट डेप्थ। रियल माइनस में अप्रेंट करना है। देखो रियल डेप्थ यहाँ से निकाल सकते हो, रियल डेप्थ क्या होगा, अप्रेंट डिवाइड बाय म्यू वन माइनस म्यू टू, तो अप्रेंट, या फिर आप क्या करो अप्रेंट डेप्थ, क्योंकि रियल डेप्थ तो हमें पता होगा तो अप्रेंट डेप्थ की जगह पुट करो। रियल डेप्थ को ऐसे कैसे रखो, रियल डेप्थ माइनस में अप्रेंट डेप्थ की जगह क्या करूँगा, रियल डेप्थ माइनस में रियल डेप्थ मल्टीप्लाई बाई रियल डेप्थ मल्टीप्लाई बाई म्यू वन बाई म्यू टू। ठीक है, रियल डेप्थ इसमें कॉमन आ गया तो ये बन गया 1 माइनस म्यू वन बाई म्यू टू, या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, या फिर मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये रिलेशन आ गई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए भी हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है, मैं भी करवाता हूँ उनको। तो देखो ज़रा, देखो जो भी थ्योरी हमने कल पढ़ी थी और आज पढ़ी है उनके बेस पे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी हैं और सीबीएसई के अंदर कुछ आए हुए हैं क्वेश्चन हैं वो हैं। इसमें छोटे नंबर के क्वेश्चन ही बनते हैं, तो वो छोटे नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 1 या 2 नंबर वाले, 1 या 2 नंबर वालों के लिए फॉर्मूले जो है मैं लिख देता हूँ कौन कौन से यूज हो रहे हैं इसमें। तो एक तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसको अगर अलग फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय म्यू लैम्डा 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी सेम रहती है। ठीक है, कई क्वेश्चन तो ये आए हुए हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वही क्वेश्चन नंबर 1 है। When light travels from a rare to denser, मतलब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई लाइट जा रही है, ट्रेवल कर रही है, द स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड जो है वो हो गई डिक्रीज, पर रेयर टू डेंसर गई है, मतलब हाई मीडियम के अंदर, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर स्पीड जो है डिक्रीज होगी। डज दिस डिक्रीज इन स्पीड इम्प्लाई ए डिक्रीज इन द एनर्जी कैरिड बाई लाइट वेव। अब कह रहा है कि अगर स्पीड डिक्रीज हो रही, क्या उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हो गई है, क्वेश्चन ये है। नो, आंसर होगा नो, क्योंकि एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ लाइट, फोटोन जो है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h इंटू में म्यू। अब म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो कि कांस्टेंट होती है, सिंस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट,
सो एनर्जी विल बी कांस्टेंट, दिस इम्प्लाइज ई विल बी कांस्टेंट। तो एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी किसी भी लाइट की आफ्टर द रिफ्रैक्शन, लेकिन उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। आल्सो उसकी स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ एंड स्पीड सेम प्रपोर्शन में चेंज होंगे। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वही सेकंड नंबर क्वेश्चन है। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव, देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा हो, वो वाला सोर्स लेना है। ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स वेवलेंथ चेंजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। अब फ्रीक्वेंसी जो है रिमेन्स द सेम है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सेम क्यों रहेगी? देखो ये कंडीशन आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन, देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन। भाई जब तक कोई इसको ऑब्जॉर्व ना कर ले फोटोन को, तब तक इसकी एनर्जी तो सेम ही रहेगी। कितनी रहेगी वो? h इंटू में म्यू। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक्स ने थ्योरी दी थी, उसका है प्लैंक्स रेडिएशन। तो h प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है। अब एनर्जी रिमेन सेम, एनर्जी सेम रहेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रहेगी। क्वेश्चन ये है, ठीक है। लेकिन स्पीड और वेवलेंथ जो है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी। आपको वो लाइन भी लिखनी है कि क्योंकि स्पीड जो है वो किसके बराबर होती है? म्यू टाइम्स लेमडा। अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। इसका मतलब एक मीडियम के अंदर जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ पे। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो स्पीड भी डिक्रीज ही होगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्पीड भी इंक्रीज ही होगी। ठीक है। आल्सो स्पीड किस पे डिपेंड करती है? हम ये भी क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो स्पीड है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड। अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी उस मीडियम के अंदर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके अंदर स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। देखो ये स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन है। स्नेल्स लॉ क्या है वो लिखो जरा अपनी कॉपी में पहले तो। स्नेल्स लॉ फिर क्या है कि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। स्नेल्स लॉ लिख देता हूँ मैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट में से सेकंड में जा रहा है कोई भी रे ऑफ लाइट, तो ये एक मीडियम फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो इसको मैं लिखूंगा μ2/μ1, या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम sin I/sin r। I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, I जो है सेम रहे, I अगर सेम रहे, ठीक है, तो हमें बताना है कि फर्स्ट 3 मीडियम गिवन है, A B C 3 मीडियम है, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी गिवन है 15, 25, 35 डिग्री। इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे। देखो μ1 में कांस्टेंट है तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किस तरह डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। पर ये चीज़ कांस्टेंट है, ये भी चीज़ कांस्टेंट है। पहला मीडियम तो हमारा सेम ही है, बाकी दूसरा मीडियम चेंज हो रहा है। दूसरा मीडियम कौन कौन से है? A B C 3 मीडियम ले रखे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आल्सो म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? स्पीड के, और ये प्रोपोर्शनल है फिर साइन आर की। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो? मिनिमम हो। तो रिफ्रैक्शन एंगल अगर 15 डिग्री होगा इस केस में, तीनों में से 15 ही सबसे कम है, तो उसके केस में जो है स्पीड जो है वो सबसे कम होगी, स्पीड इज मिनिमम। समझ में आया कि नहीं आया? ये रिलेशन तुम्हें याद रखनी है, फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब क्या है। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर। अब देखो ये शायद रियल डेप्थ का होगा। देखो जरा क्या क्वेश्चन है। ए टैंक इज फिल्ड विद
वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। देखो एक टैंक में मैंने पानी फिल कर रखा है, 12.5 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है, रियल डेप्थ है, ठीक है। द apparent डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। apparent डेप्थ जो है वो कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ कितनी है भाई, 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो रिलेशन अभी हमने पढ़ी थी शिफ्ट की, या फिर रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की भी रिलेशन पढ़ी थी हमने, वो यूज करेंगे अभी। व्हाट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 and up to same height, by what distance would microscope have to be moved to focus on the needle again। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको समझो ज़रा पहले क्या है। अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ गिवन है, वाटर एक गिवन है, तो पहले तो पूछा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। नेक्स्ट ये पूछा है कि अगर वाटर को मैंने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे लिक्विड के साथ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.63, तो ये पूछा है कि कितनी डिस्टेंस हमें माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, शिफ्ट निकालना पड़ेगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। लेट्स से मैंने बाहर मान लिया कुछ भी एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है। तो फॉर्मूला देखो क्या था अपना, μ1 बाई μ2, वो किसके बराबर है, अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ। अभी हमने पढ़ा था ये। अब हमें पता है कि अपरेंट डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ कितनी है फॉर वाटर के लिए। ये तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया मैंने, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया। अभी निकालेंगे इसका वाटर का, तो 1 बाई μ2 क्या होगा, अपरेंट डिवाइड बाय रियल। अपरेंट कितनी है भाई, 9.4 है, और ये कितनी है, 12.5 है। तो यहाँ से इसको मैं वाटर लिख देता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आएगा, देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, अगर इसका उल्टा करके वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 1.33, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। 1.33 एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो अब क्वेश्चन क्या है, इस वाटर को मैंने रिप्लेस कर दिया अब किसी दूसरे मीडियम के साथ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को पता है कितना है भाई, लिक्विड का 1.63। तो रियल डेप्थ तो सेम ही रहेगी, अपरेंट डेप्थ जो है चेंज हो जाएगी। यही फॉर्मूला यूज करो। μ1 मैंने 1 ले लिया, एयर ये बाहर, तो और लिक्विड जो है वो चेंज हो गया। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, जो किसके बराबर होगा अब, अपरेंट डिवाइड बाय रियल। तो अपरेंट हमें निकालनी है, डिवाइड बाय रियल कर दो। अपरेंट डेप्थ निकालो, यहाँ से कितनी आएगी भाई, रियल डिवाइड बाई 1.63। तो इसको डिवाइड करो, रियल कितना है अपने पास 12.5 है, और ये है 1.63 है, तो ये कितना आ गया, लगभग 7 एग्जैक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ एक बार, कितनी आएगी, 7.67 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना आप, 7.67 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट निकालोगे तो क्या आएगा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, कितना शिफ्ट हो गया अब, या फिर हम कहेंगे कि भी ऑब्जेक्ट जो है कितना शिफ्ट हो गया ऊपर। तो निकालो ज़रा, रियल माइनस अपरेंट कर देना है, शिफ्ट निकालना है। रियल कितनी है भाई 12.5, अपरेंट कितनी आ गई अब 7.67। इनका अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.73 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं पूरे। तो क्या है कि इसमें वाटर था, वाटर को मैंने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे मीडियम के साथ, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अपरेंट डेप्थ भी चेंज होगी, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ चेंज होगी तो शिफ्ट निकल के आएगा कुछ। तो शिफ्ट कितना आया भाई, ये शिफ्ट आया। फिर देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक स्मॉल पिन है फिक्स ऑन ए टेबल, टेबल के ऊपर एक पिन रखी हुई है और उसको हम 50 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहे हैं। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर्स टू बी रेज। वो कह रहा है कि पिन जो है कितनी ऊपर उठ जाएगी अगर हम उसको देखेंगे सेम पॉइंट से और थ्रू ए ग्लास स्लैब 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब, 15 सेंटीमीटर थिक का एक ग्लास स्लैब से हम उसको देखेंगे तो वो जो है कितनी ऊपर उठ जाएगी, ये क्वेश्चन है। अब तो देखो 15 सेंटीमीटर ग्लास है बस, बाकी जो वो बच गया जो डिस्टेंस है वो तो एयर ही है हमारे पास।
तो हमें रियल डेप्थ की जगह ये लेनी है, रियल थिकनेस लेनी है उसकी ग्लास स्लैब की। ठीक है, तो शिफ्ट कितना होगा ये हमें निकालना है। शिफ्ट कितना होगा भाई, रियल थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें शायद गिवन होगा, कितना गिवन है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 गिवन है, और रियल थिकनेस कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर है। और इसको मैं करूँगा 1 माइनस 1.5 कितना होता है 3/2, तो 2/3 उल्टा कर दिया मैंने 2/3, 1 माइनस 2/3 1/3, और 1/3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया भाई 5 सेंटीमीटर उसकी शिफ्ट आ गई भाई, 5 सेंटीमीटर वो ऊपर उठा हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब इसमें आगे और लिखा हुआ है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब। स्लैब की लोकेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं, सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, क्योंकि बाहर तो या फिर उसके ऊपर नीचे जो क्या है वो तो एयर ही है, तो सिर्फ डिपेंड कर रहा है सिर्फ थिकनेस पे, उसकी जो लोकेशन है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसको ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, कहीं भी कर लो, पर हमारी आंखों के सामने ही होना चाहिए। कभी आंखों से दूर ले जाओ और फिर देखो, फिर तो हमें साफ साफ दिखेगी वो निडल। ठीक है, पिन तो सिर्फ थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें लिखेंगे नो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ ग्लास स्लैब। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ ग्लास स्लैब। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ एक प्रॉब्लम की है। अभी तक दो थ्योरी क्लासेस हुई हैं हमारी, तो उनके ही कुछ प्रॉब्लम करी है हमने। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, और प्लस में सीबीएसई में भी आई हुई है 1-2 प्रॉब्लम इसमें से। ठीक है, तो